नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। जिस तरह से बुंदेलखंड में और भारत के तमाम इलाकों में ग्राउंड वाटर को लेकर एक क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है, सरकार और गैर सरकारी संगठनों की तरफ से तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ज़मीन के नीचे का पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्ट करना पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। लेकिन किसानों के लिए पानी सबसे बड़ी ज़रूरत है। सिंचाई के बिना खेती संभव नहीं है। किसानों को कैसे विज्ञान मदद कर सकती है पानी को संतुलित मात्रा में लेने के लिए, और किस तरह से वो ज़मीन के नीचे से पानी निकालें, इसमें विज्ञान कहाँ तक मददगार साबित हो सकता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं भूजल वैज्ञानिक हैं डॉक्टर DN राव। आप बुंदेलखंड में पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि कैसे ज़मीन का जो पानी है वो संतुलित मात्रा में किसानों तक पहुँचे और ज़मीन की भी सेवा होती रहे। राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक में। आपका जो अब तक का अनुभव है पिछले 40 साल का, आप बुंदेलखंड में ही काम कर रहे हैं और भूजल वैज्ञानिक होने के नाते किसानों की किस तरह से आप मदद कर पा रहे हैं? जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स है यहाँ पे, लघु सिंचाई विभाग से, ट्यूबवेल विभाग से उन लोगों ने किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं अपना मशीन्स बेच के, ड्रिलिंग करवा के, बोरिंग करवा के, और उसमें जहाँ पानी मिलता है उन लोगों को बोरिंग बनवाने में और आगे जाके उसको कोटी बनाना और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ करना, उन लोगों का स्कीम में हमने काफ़ी हमारा काम दोहद किया था उस काम के लिए। जब पिछले 40 साल से लघु सिंचाई विभाग में हमने हमारा सर्विस दिया था, और जैसे इसी तरीके से नलकूप विभाग में भी मैंने हमारा जल निगम में भी, तो इन लोगों को इसके अलावा फार्मर अपना निजी ट्यूबवेल लगवा देते हैं, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी जिलों में, बुंदेलखंड जिलों में कई जगहों पे जाके किसानों को मदद किया था पानी ढूंढने में। और जैसे किसान को अनजान है कहाँ पानी कहाँ है, कैसे है, ये पता लगाने के लिए, और हम लोगों के पास जो हम कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से, अगर साइंटिफिक तरीके से काम करवा दिया जाए उसको काफ़ी लाभ मिलेगी। क्योंकि किसान को ये नहीं पता कितना गहराई पे पानी है, तो उनको क्या है, मान लो मशीन ला के लगा दिया किसी के कहने से, और वो क्या थोड़ा सा, जैसे बुंदेलखंड में 7 फीट से लेकर 100 फीट के पहले पानी मिल जाता है, और जैसे 100 फीट के पहले उनको 2 इंच पानी मिल जाता, तो वो ये सोचता है अगर मुझे आगे गहराई करेंगे तो आगे पानी बढ़ेगी या फिर ये पानी जाएगी नहीं है कहीं भी, इसलिए अननेसेसरली ये 200-300 फीट और कर लेता है जहाँ कुछ भी नहीं है। इट इज़ केवल रॉक, हार्ड रॉक, जिस जगह कोई पानी ही नहीं है। जितना मिलना था आपको मिल चुकी है, इसके बाद आपको करना नहीं चाहिए। ये चीज़ किसान को नहीं पता जी। तो जिस तरह से यहाँ बुंदेलखंड में या उत्तर भारत में हम जानते हैं कि किसान पारंपरिक तरीके से जब पानी की पहचान करता है तो नारियल हाथ पर रखना या दूसरे अन्य तरीके हैं जिनको हम ट्रेडिशनली सैकड़ों सालों से अपनाते आए हैं। आज जो साइंस जिस तरह से आप मशीन लगा कर करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है या पारंपरिक तरीके भी उसमें इस्तेमाल करके किसान मदद पा सकता है? एक्चुअली किसान, मेन चीज़ यह है, किसान एक देसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेन चीज़ किसान, कोई भी आदमी तुरंत अपना पास जो भी सुविधा है, जो उपलब्धता है वो अपना लेते हैं। जैसे नारियल चीज़ें है, कोई भी चीज़ है, वो सोचते हैं ठीक है फलाना गांव में फलाना आदमी ये बताएगा। जैसे पहले कोई किसी को भूत प्रेत हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत होती है, वो कहते हैं वहाँ जाकर तुम जड़वा दो, ये तो अपना हाथ के अंदर है। तो इसी तरीके से वो भी एक मेथड, वो चीज़ है, अरे मुझे कहाँ जाऊँगा, किसको ढूंढूंगा, कहाँ साइंस है, कौन जियोलॉजिस्ट है, ये सब आज तक किसी को जियोलॉजिस्ट, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट ये चीज़ ही नहीं पता है किसी लोगों को। ये किस तरीके से मतलब कोई काम होता है, ये हम करवा सकते हैं करके, ये चीज़ यहाँ किसी को पता नहीं है, बहुत कम चार लोगों को। जैसे स्कीम की वजह से कुछ लोगों का पता है गाँव में, ये लघु सिंचाई विभाग की वजह से। अदरवाइज ये सोचते हैं ये तो केवल सरकारी विभाग के लिए, सरकारी काम के लिए, निजी के लिए ये मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी ये नहीं मालूम। तो इसलिए अपना निजी पास का जो भी मेथड्स है, जो नारियल है जो आप बता रहे हैं, वो लेके अपना करा देते हैं। तो बाई चांस उसको मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता। मतलब वो सब किस्मत पर टिकाऊ। आप जो तकनीक अपना रहे हैं वो क्या है बेसिकली? इट इज़ टोटली साइंटिफिक काम। जैसे
टोपोग्राफिकल मैप्स होती हैं, जैसे धरती ज़मीन का टोपोग्राफी मैप्स बना हुआ है, उस टोपोग्राफी से, और उससे पहले एक जियोलॉजी इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। इवन वाटर भी अलग अलग रॉक में अलग अलग स्रोतों के हिसाब से अलग अलग तरीके का मिलता है। जैसे जिस जगह अपन है बुंदेलखंड में, इट इज़ कॉल्ड एज बुंदेलखंड ग्रेनाइट। तो यहाँ पे जो है इट इज़ ए ओल्डेस्ट रॉक। तो इसमें अप टू मैक्सिमम 100-120 फीट तक जो है वेदर्ड जोन या फिर फ्रैक्चर्ड जोन या फिर इसी एरिया में पानी मिलता है। जैसे पानी कैसे मिलते हैं ज़मीन के अंदर, जो ऊपर से जो पानी गिरता है वही ज़मीन के अंदर नीचे जाके वहाँ रुक के फिर उसी पानी को अपन निकाल देते हैं। अदरवाइज़ जो लोग आम आदमी सोचते हैं जैसे पाताल गंगा है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो केवल जो बरसातदार है और वर्षों से, मिलियन सालों से जो बारिश हुआ था हर साल, वो ही पानी अपन आज निकाल रहे हैं अपन जो है। तो ये पानी मतलब नीचे उसका स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है, उस स्ट्रक्चर में कितना पानी रुकने की संभावना है, वो स्ट्रक्चर हम ढूंढते हैं। जैसे ये इसके आधार क्या है, मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स एंड सैटेलाइट इमेज, हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप्स सब बना हुआ है अलग अलग एजेंसियों से। और उन एजेंसियों का जो बना हुआ मैप्स इस्तेमाल करते हुए उस साइट को एक आइडिया लेते हैं, इस साइट में, इस मैप में यहाँ पे क्या किस तरीके का फीचर्स हैं। इसमें अलग अलग फीचर्स होती हैं, एक जैसे लीनेमेंट्स होती हैं, मैलियो चैनल्स होती हैं, अलग अलग ज़मीन का फीचर्स होते हैं। उस फीचर के हिसाब से ये लैंड किस फीचर में आ रहा है, देन एक आंकड़ा लगाते हैं यहाँ पे इतना पानी मिल सकता है। तो इसके बाद उस एरिया में पहुँच के यहाँ का वाटर लेवल्स क्या है, और इस यहाँ का कुआं है तो उसका कुएं का गहराई कितना है, उस कुएं का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन सा पत्थर है, उस पत्थर क्या हार्ड पत्थर है या इट इज़ मुलायम पत्थर है, ये कोर्स रॉक है ये। तो इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होती हैं जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ जो जितना भी अभी बताया था, इट इज़ ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजियोलॉजी। नाउ वी कम टू द जियोफिजिकल सर्वे। तो इस जियोफिजिकल सर्वे में आपको ज़मीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं उसमें। इट्स इज़ द रेसिस्टिव मेथड एंड वन इज़ ग्रेविटी मेथड एंड इज़ मैग्नेटिक मेथड, अलग अलग मेथड्स हैं। तो मेन पानी के लिए रेसिस्टिव मेथड यूज़ करते हैं। उस रेसिस्टिव में भी अलग अलग मेथड्स हैं। तो एक आध स्लम्बजर करके है, पेनर करके हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके हम लोग इसको जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूरा नीचे करंट भेज के उसका रेसिस्टिविटी नापते हैं और डिस्टेंस वर्सेस रेसिस्टिविटी, इसका एक ग्राफ बनाते हैं। उससे ये पता चलता है आपको ऊपर का थिकनेस क्या है, थिकनेस ऑफ साइल क्या है, और थिकनेस ऑफ वेदर्ड रॉक क्या है। वेदर्ड रॉक मीन्स जितना वेदर्ड रॉक मिलेंगे वहाँ ज़्यादा पानी मिलेगी, कच्चा पत्थर है तो पानी ज़्यादा मिलता है। इसके नीचे फ्रैक्चर्ड रॉक क्या है, ये फ्रैक्चर्स ऑल दिस इज डिस्टर्ब्ड एरियाज, जहाँ डिस्टर्बेंस होती है ज़मीन के अंदर तो वहाँ फ्रैक्चर्ड रॉक मिलता है। तो इसी की जियोफिजिकली ये सब चीज़ें पॉसिबल है सब निगलेक्ट करने में। इसके बाद हार्ड रॉक कहाँ से हो रहा है, दैट इज़ द बेस। तो जैसे आपको 40 मीटर के बाद कुछ भी नहीं है तो वी रिकमेंड ओनली 40 मीटर्स। आपको 30-40 मीटर बोर करना, इससे आगे नहीं करना। इससे आगे करेंगे तो आपको नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने केवल 20 मीटर आपने बोर किया था, उसमें आपको 2 इंच पानी मिल गया, इसके बाद आपने बिना सर्वे के आपने 20 मीटर कराया, आपने 60 फीट कराया, आपको 2 इंच पानी मिल गया। आप सोचते हैं ठीक है मुझे 2 इंच मिल गया, मुझे आगे नहीं कराना है। लेकिन अगर वही पहले सर्वे करा दिया होता तो अगर हो सकता 80 फीट में 3 इंच पानी वो आपको मिल जाता, वो आप छोड़ रहे हो आपको। ये सब चीज़ें हम सर्वे से मालूम पड़ जाती है। एक फार्म में अगर जब आप सर्वे करते हैं तो कितना टाइम लगता है और एक्यूरेसी कितनी उसकी रहती है आपकी रिपोर्ट की, कि फार्मर को ये एक्यूरेटली पता चल जाए कि इतना पानी इस जगह पर इतनी गहराई में मिल जाएगा? ये एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ कंडक्टिंग द सर्वे एंड ही इज़ हैविंग हाउ मच एक्सपीरियंस इन दैट टेरेन, इन दैट एरिया। आपको जितना अनुभव है उस आदमी को, वही उसका रिजल्ट, वही उतना परसेंटेज दे पाएंगे। अगर कोई नया आदमी के लाके यहाँ खड़ा करके आज यहाँ सर्वे करो तो इट इज़ इतना एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। क्योंकि हमें, जैसे आप मेरा क्लाइंट है, मैं डॉक्टर हूँ, आप मरीज़ है, आपका पूरा बॉडी का बारे में मुझे मालूम है। जब भी आप मेरे पास आ जाओगे, ठीक है आ जाइए, आपको
क्या तकलीफ़ है, बीमार है, फलाना चीज़ें, अरे मुझे पता है आपका कहाँ क्या चीज़ है, आपका बॉडी मैंने पहले से देखा हुआ है, तुरंत वो अच्छा दवाई दिखेगा। जो ही अगर हम नए डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर वो डायग्नोसिस डायग्नोसिस उतना अच्छी नहीं हो पाएगी। तो कितना आपका जैसे 40 साल का अनुभव है, आपकी एक्यूरेसी अब कितनी जाती है और एक फार्म में करने में कितना टाइम लग जाता है सर्वे करने में? जैसे एक फार्म में सर्वे करने में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स टाइम लगता है, और इसके बाद एक्यूरेसी के बात आ जाए तो अगेन द सेम थिंग, जितना मैंने उस एरिया में कंसंट्रेट किया था, और इट मे वेरी फ्रॉम 90 to 95%, 90 to 95%, इट इज़ डेफिनेटली जैसे हमने उस एरिया में, बिकॉज दिस सर्वे वोंट गिव यू एनी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ ए प्रेडिक्शन ओनली। वहाँ आपको ये नहीं पता चलेगी 2 इंची है, 3 इंची है, 3 इंच 4 इंची है। एक्चुअली जनरली इंच मतलब इट इज़ नॉट इंच, इट इज़ ए गैलेंस, इट इज़ ए लीटर्स पर आवर पर मिनट लाइक दैट। लेकिन ये जो आम भाषा में इंच बोलते हैं हम लोग जो है वो करेक्ट नहीं है। तो एनी हाउ, तो ये जो आपका जो प्रेडिक्शन है ना, इट वेरीज अराउंड 20%। जैसे हमने आपको 2 इंची पानी बताया, थोड़ा सा होने दो सकता है और ढाई हो सकता है। तो इस तरीके से एक्यूरेट भी, वो भी एक एक्सपीरियंसड आदमी एक्यूरेट दे पाएगा। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो केवल आके कुछ भी बताएगा, वो 1.5 इंची बताएगा, वो 4 इंची भी निकल सकता है, वो 4 इंची बताएगा 1.5 इंची भी निकल सकता है, वो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। तो इट डिपेंड्स आपका जो कार्य के ऊपर, जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर, आपके जो डेटा आपको मिला था, उस डेटा के ऊपर देखते हुए आपको एक नतीजे में आना है, यहाँ पे इतना पानी मिल सकता है। जैसे हम जैसे है 40 साल से मैं आधा इंची या 1 इंची, ये आधा टू 1 इंची, 1.25 इंची माने एक हैंडपम्प चलने के लायक, दैट इज़ 15 LPM, 15 to 20 लीटर्स पर मिनट से लेके एंड 1000 LPM, 700 LPM, दैट मीन्स 200 गैलन्स पर आवर टू 22,000 गैलन्स पर आवर तक मैं सर्वे कर रहा हूँ। एक आदमी आता है, मुझे हैंडपम्प लगाना है, तो उसी के प्लॉट में हैंडपम्प लायक भी पानी नहीं है। एक विभाग आता है, मुझे सामूहिक ट्यूबवेल लगाना है, जैसे नलकूप विभाग आता है, मुझे ये 50 हेक्टेयर में मुझे एक ट्यूबवेल लगाना है, तो उनको चाहिए 21 क्यूसेक, तो वो मुझे ढूंढना है। तो वो इस तरीके से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पानी देना है। वो मुझे मालूम है किस जगह पे कितना पानी है। जैसे मेरे पास, जैसे ये सब ओनली बेस्ड ऑन दी सैटेलाइट इमेज, बेस्ड ऑन दी टोपोग्राफिकल मैप्स, ऑन योर एक्सपीरियंस डेटा, ये सब के ऊपर निर्भर है। जी, फार्मर्स जैसे अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, एक बड़ा पिछड़ा इलाका है, साइंस की ये जो विधा है, एक जो टेक्नोलॉजी है, इसको अब पिछले 40 सालों में आपने क्या महसूस किया कि किसान कितना इस पर रिलाय कर रहे हैं, कितना भरोसा कर रहे हैं, और कैसे उनकी कॉल्स आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं? फार्मर्स का क्या रिस्पॉन्स है? या इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज नाउअडेज काफ़ी जागरूक हो गए बुंदेलखंड के किसान। पहले जब हम आते थे 88-85 के बीच में, तो किसान ये बताते हैं, साहब मेरे पास 50 बीघा ज़मीन है, मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है। हम समझते थे अरे बहुत बड़ा ज़मींदार है ये। फिर वहाँ देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, उनके घर के अंदर बैठने की जगह भी नहीं मिलता। हम ताजुब होते थे, अरे तुम्हारे पास 50 बीघा ज़मीन है, 100 बीघा ज़मीन है, क्या आमदनी है, क्या कमा रहे हो? साहब कुछ भी नहीं है, पानी गिरता है, बस हम बीज डाल देते हैं, इसके बाद फिर फसल काटने के लिए जाते हैं, बीच में कभी जाता ही नहीं है हम जो है। तो फिर अब उस वक्त मेहनत कम करता था, आदमी कम सोचते थे कैसे कमा दिया जाए। लेकिन आज की धीरे धीरे ये मशीन्स आ गए, वहाँ से साउथ से काफ़ी बोरिंग मशीन आ गए, यहाँ का भी तो काफ़ी चेंजिंग आ गया। आप देखा जाए तो काफ़ी मतलब बुंदेलखंड में एग्रीकल्चर में पहले से काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ गए अभी जो है। अब किसान तो एक बिजनेसमैन बन गया, टाइम ही नहीं मिल रहा है उनको जो है सोचने के लिए खेती के अलावा और भी मैं क्या करूं, इसके अलावा मैं कैसे कमाऊं, ये भी सोच रहे हैं यहाँ के किसान। मैंने उसमें पानी एक सबसे बड़ी ज़रूरत थी जो कि पूरी हुई है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो महीने या सप्ताह में कितने किसान आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, और आप तक उनको ये पता कैसे चलता है कि आपकी सर्विसेज भी उन तक पहुंच पाएंगी? मेन चीज़ मेरा गवर्नमेंट काम ज़्यादा है, सरकारी काम विभाग से। सरकारी विभाग से तो मैं इस 40 साल में तो मैं कभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिला था मेरा फैमिली के बारे में सोचने के लिए। अब इतना बिजी रहता था मैं जो है। और मेरे पास एक मेरा साथी एक और है, PVM राव करके, वो और हम दोनों
3-4 लोग मिलके, हमारे पास और भी 1-2 जियोलॉजिस्ट है और मैं इनको मैनेज करता था। और मुझे तो 40 साल कैसे निकल गया मुझे पता नहीं पड़ा। पीछे देखा जाए तो मैं अभी 60 पार कर गया, कैसे पार कर गया मुझे ताजुब हो रहा है। तो इसलिए और टाइम पर फार्मर्स का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? बहुत अच्छा है, फार्मर्स का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। जितना आप फार्मर्स बहुत अच्छा है एक्चुअली, जितना आप करोगे वो ज़िंदगी भर आपका एहसान करेंगे। क्योंकि अभी तक ऐसे ऐसे किसान हैं, राव साहब आपकी देन है, हमारा ज़िंदगी फल गया। इस तरीके से यहाँ के किसान हैं। बीच में जैसे आपको बताया था, मुझे यहाँ पे मतलब कुछ एरिया कुछ समय के लिए रुकावट पड़ा था मुझे। उस वक्त कुछ गाँव से किसान आगे बढ़ के, ये जो किसान का जो गाँव में जो पंचायत का जो मीटिंग्स होती हैं, ग्राम सभा का या दट लोकल, जो उनमें भी मेरा आवाज़ उठाए थे, नहीं हमको राव साहब से ही सर्वे करवाना है। तो उन्हीं का सर्वे अच्छा है, जो से विभाग का जो मीटिंग्स होती है। तो इसलिए काफ़ी इस मामले में काफ़ी रिस्पांस मिला था मुझे। एक आखिरी सवाल, ग्राउंड वाटर को लेकर क्या फ्यूचर देखते हैं आप? कितना एक्सट्रैक्शन संतुलन के लिहाज से बेहतर है? अभी आगे और कितना जा सकते हैं एक साइंटिस्ट के तौर पर आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली दिस इज़ वेरी वेरी मच अलार्मिंग स्टेज इन ग्राउंड वाटर, बिकॉज जैसे अपन यहाँ सरफेस इरिगेशन नहीं है तो इसलिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इट इज़ एन अल्टरनेटिव। जैसे एक न्यूक्लियर बम होती है ना, अपन आखिरी मोमेंट तक राम बाण होती है, अस्त्र जो आखिरी मोमेंट में ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल होता है, ग्राउंड वाटर भी ऐसे ही है। जब आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, प्याज आप बिल्कुल प्याज में है, तभी आपको उस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। तब तक आप अल्टरनेटिव सोर्सेस, इरिगेशन, तालाब, इन चीज़ों से आप इस्तेमाल करना। तब तक आप इस ग्राउंड वाटर को छूना भी नहीं चाहिए। या कुआं है, कुआं आप यूज़ कर लो, आप कुएँ का पानी अलग है, जितना आप कुआं दे रहे हैं 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, वो आप ज़बरदस्ती नहीं ले रहे हैं। जितना धरती माता आपको दे रहे हैं वो पानी आप ले रहे हो। लेकिन ये बोरिंग करके आप ले रहे हो ना, इट इज़ ज़बरदस्ती आप खींच रहे हैं। तो किसी यस किसी को आप दे रहे हैं तो आप ले सकते हो, किसी के जेब से आप खींच नहीं सकते हो ना। तो आप खींचने लगेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म हो गए तो फिर बाद में कहाँ से खींचेंगे? यहाँ कुएं दे रहे हैं आपको पानी, वो आप ले रहे हो। बुंदेलखंड में तालाबों की एक बड़ी परंपरा रही है बहुत पहले से, बल्कि कहें कि राजा महाराजाओं के टाइम से भी हज़ारों साल से यहाँ तालाब की परंपरा रही है, जो कि अब ख़त्म हो गई है। क्या लगता है बुंदेलखंड जैसे इलाकों के लिए तालाब ज़्यादा सूटेबल है, कुआं या बोर? बुंदेलखंड के लिए तालाब और कुआं सूटेबल है पर्टिकुलरली, और बोरवेल्स बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली बोरवेल के आजकल किसान इसलिए है, कम समय में ज़्यादा पानी नहीं, कम समय में हमको सोर्स मिलेगी। कुआं खोदने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी पैसा लगता है उसमें। आजकल तो क्या है, लेबर नहीं मिलते हैं, पुकलेन लगाना है, कोई करना है, वो करके आपको कुआं खोदने में कम से कम 6 महीने 1 साल भी लग सकता है कभी कभी। इट कॉस्ट अराउंड 4 लाख 5 लाख रुपीज़। तो आपको 30-40 हज़ार में आपका बोरिंग हो रहा है, तो इसलिए फटाक आप बोर करा रहे हो 2-3 घंटे में, 1 दिन में आपका बोरिंग हो रहा है, मोटर डाल रहे हो, 1 लाख में आपका कंप्लीट हो रहा है। तो लेकिन कुछ ये डिपेंड्स, आपको जो है जिस एरिया में बोरिंग सुविधा है, बोरिंग कर सकते हैं, उस एरिया में बोरिंग करिए। क्योंकि आपका प्लेन एरियाज हैं, जैसे जालौन, हमीरपुर, बांदा, वहाँ कुआं नहीं वो कर पाएंगे, वहाँ तो ट्यूबवेल ही करना पड़ेगा। कुआं मिट्टी और एलिवेल एरिया है। जैसे बुंदेलखंड है वो ओपन वेल्स। तो इस तरीके से चरगांव से आप आगे जाओ तो ट्यूबवेल कराइए, चरगांव से साउथ में रहेंगे तो आपको कुआं बनाइए। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ हज़ार फुट तक अब बोर जा रहे हैं, गुना शिवपुरी तरफ। ये क्या डिज़ास्टर्स नहीं है? इट इज़ एक्चुअली वो वाटर लेवल नीचे की जाने की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग नहीं है, रिचार्जिंग कम हो रहा है रेनफॉल की वजह से। तो ये डिजास्टर मतलब जो है वाटर टेबल नीचे चला गया, कंप्लीट नीचे चला गया। तो इसके बाद फिर है ही भी नहीं है, जितना आप अभी बता रहे हो 1000-2000, इसके बाद फिर है ही नहीं है। जितना पानी है ऑलरेडी वो पहुँच गया लगभग जो है। इसके बाद तो 2000 जाओ, 3000 जाओ, फिर भी पानी बहुत कम चांसेस में कहीं रेयरली मिल सकता है। तो आगे जाके प्रॉब्लम है ही है ये। तो इसलिए हर जगह रिचार्जिंग के लिए हर आदमी आगे बढ़ना पड़ेगी। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया, तो हर आदमी, जैसे आप अगर बोर कर रहे हो, आपको 1 नहीं 2 कराना है। एक बोर से आप पानी निकालिए और एक बोर से आप पानी डाल दीजिए उसी बोर में, अलग से 2 जगह करा देना आप। जैसे एक कोने में आपने बोर कराया, पानी मिल गया, और दूसरे जगह एक और बनाया, उससे 100 मीटर 200 मीटर आगे जैसे आप पानी इसमें से निकाल रहे हैं, तो बरसात का जितना भी आपका बारिश होती है तो उस बोर के अंदर आप भिजवा दीजिए ज़मीन के अंदर, ताकि आप इसमें से निकाल रहे हो उसमें से डाल रहे हो,
एटलीस्ट जितना आप डाल रहे Compensate कर हैं दो। कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको रिचार्जिंग के लिए स्टिल जितना आप निकाल रहे हैं उससे 30% तो आप भर दो। हम्म, 30% से ज़्यादा भर नहीं पाओगे, तो उसका स्ट्रक्चर्स वगैरह, उससे जो टाइम वगैरह जो वो भी मिलता है उतना टाइम, क्योंकि आप यहाँ साल भर निकाल रहे हो पानी, वहाँ केवल 2 महीने के बारिश में आप डालोगे, तो उसी से एक बोर करा के उसका गड्ढा बना के चारों तरफ से, वहाँ एरिया सिल्टेशन ना होते हुए उसका एक स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग करके वो अपनाते हुए, तो 2 बोर कॉन्सेप्ट आना चाहिए हर किसान के लिए, तब आपको थोड़ा मेंटेन हो सकता है, सस्टेनेबल भी हो सकता है। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि अलार्मिंग सिचुएशन है पानी को लेके, पानी का प्रबंधन एक अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की भी और किसान की भी, क्योंकि पानी का जो सबसे ज़्यादा शोषण है वो किसान ही कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है। इसलिए संतुलित मात्रा में पानी लें, धरती से जितना लें उतना ही दें भी। और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में जैसा कि पारंपरिक तौर पर तालाब बनाकर ही सिंचाई को मुख्य रूप से साधन बनाया गया था, हमें फिर से उसी दिशा में लौटना होगा। ये संदेश डॉक्टर DN राव का किसानों के लिए, सरकारों के लिए और हम सभी के लिए है। किसान तक के लिए बरुआ सागर से निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।